हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले पार्ट में हमने बेसिक सा समझा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं और ईएम वेव्स क्या होती हैं और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज और गामा रेज और कॉस्मिक रेज के बारे में स्टडी किया था। जब हम किसी मॉलिक्यूल पर रेडियो वेव डालते थे तो मॉलिक्यूल का एटम का न्यूक्लियस रोटेट करता है, हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। इस यूनिट में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिस्कशन करना है। तो मैं अभी यहाँ पर आपसे बात करता हूँ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। मैंने लास्ट वाले पार्ट में आपको बताया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल पर आईआर रेडिएशन डाली जाती है तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं। तो मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करने लगते हैं तो उसके इस इंटरेक्शन की स्टडी को ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल पर लाइट आईआर रेडिएशन डालते हैं और मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की। इस टॉपिक को टच करेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की। तो मॉलिक्यूल आपके पास जब वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट दो तरीके से करता है। एक होता है आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक होते हैं आपके पास बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, तो स्ट्रेचिंग में आपको पता है कि स्ट्रेच होता है और बेंडिंग में बेंड होते हैं। तो यहाँ पे सपोज एक कोई मॉलिक्यूल है Ab2 टाइप का, जैसे H2O को समझ लो, बेंड शेप का ही होता है वो भी। तो Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, इसको आपको स्ट्रेच कराना है। तो यहाँ पर ये जो इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये चेंज होती है, ये जो इनके बीच का एंगल है वो चेंज नहीं होता। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होती है और थीटा अनचेंज रहता है, तो स्ट्रेचिंग। और यहाँ पर थीटा चेंज होता है, यहाँ पर थीटा आपका चेंज होता है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो अनचेंज रहती है। और यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस चेंज होती है। तो ये बेंडिंग वाला पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल Ab2 है, आपके पास ये इस तरीके से बेंड होते हैं, तो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। तो स्ट्रेचिंग यहाँ पर आपकी बात करें तो स्ट्रेचिंग आपके पास दो टाइप की होती है, एक सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जबकि बेंडिंग चार तरीके की होती है, सीजरिंग, रॉकिंग, बैगिंग और ट्विस्टिंग। अभी मैंने आपको बोला स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है, सीजरिंग और सीजरिंग कह रहे हैं। स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक होती है आपके पास अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बना के दिखाएं, आपको शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो ये Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है। सपोज Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आपके पास ये अगर आपके पास दोनों एक साथ बाहर और दोनों एक साथ अंदर जाते हैं, इस तरीके से वाइब्रेशन होते हैं, इस तरीके से वाइब्रेशन होते हैं, तो ये सिमेट्रिकल वाइब्रेशन कहलाते हैं। और अगर आपके पास ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, एक इस तरीके से, जैसे Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो ये अंदर ये बाहर, इस तरीके से वाइब्रेशन होते हैं, तो इसे अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं। बेंडिंग चार टाइप की होती है, आपको बोला था। सीजरिंग, जैसे आपकी जुबान चलती है सीजर की तरह, सीजरिंग। दूसरा रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। सपोज Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आपकी जुबान कैंची जैसे चलती है इस तरीके से। ये A मान लो, ये सपोज B है, तो ये इस तरीके से जैसे कैंची करती है ऐसे ये वाइब्रेशन करते हैं, तो सीजरिंग। दूसरा है आपके पास रॉकिंग। रॉकिंग का मोड दिखाऊं आपको, तो रॉकिंग मोड ये इधर, तो ये इधर, ये इधर, तो ये इधर, ये इस तरीके से, ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर। अगर ये इस तरीके से बेंड होते हैं तो आपका ये रॉकिंग होती है। तीसरा है आपके पास वैगिंग। ये जो दोनों वाइब्रेशंस होते हैं ये प्लेन पर होते हैं, ऑन अ प्लेन होते हैं। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से, ये एक ही प्लेन पर है, या इस तरीके से तो एक ही बोर्ड पर प्लेन पर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वैगिंग को देखेंगे तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये अबव द प्लेन दोनों एक साथ प्लस प्लस, और बोर्ड के पीछे जाएंगे दोनों एक साथ तो माइनस माइनस। और ट्विस्टिंग कैसे होती है, आपके पास Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो एक ऊपर प्लस तो एक नीचे, एक नीचे तो एक ऊपर, इस तरीके से। कैन बी ट्विस्ट। तो इस तरीके से वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये आपका स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होती है। और हमने यहाँ पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को समझा, तो होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशंस के टाइप्स आपने देखे, अब आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते हो किसी मॉलिक्यूल के लिए। तो सपोज किसी मॉलिक्यूल में इस
इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स n एटम्स, किसी मॉलिक्यूल में n एटम है, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है तो इसमें आपके पास 2 एटम ये है, 1 एटम ये, तो टोटल एटम है 3। तो अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में सपोज n एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे n=3 है, तो आपके पास टोटल मोशन इन 3D स्पेस, टोटल मोशन इन 3D स्पेस विल बी इक्वल टू 3n। अगर आपके पास, क्योंकि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है, तो वो मॉलिक्यूल कहीं पर भी किसी भी तरीके से घूम सकता है, तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, तो कहीं पर भी मूव कर सकता है, तो टोटल मोशन जो हो जाते हैं किसी मॉलिक्यूल में वो होते हैं 3n। अब आप यहाँ पर 3n में जो मोड्स ऑफ टोटल मोशन आते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। तो हम ट्रांसलेशनल को समझते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, तो आपके पास आगे जाना और पीछे आना, आगे जाना और पीछे जाना इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। x एक्सिस में आगे पीछे, y एक्सिस में आगे पीछे, z एक्सिस में आगे पीछे, तो 3 ही एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, तो ट्रांसलेशनल मोशन 3 ही टाइप से हो सकते हैं। तो 3 टाइप से हो सकते हैं, तो अगर मैं ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल में से ट्रांसलेशनल वालों को माइनस कर दूं, तो ट्रांसलेशनल मोशन 3 टाइप के होते हैं, तो बचेंगे रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो 3n तो टोटल थे, तो 3n में से मैंने 3 ट्रांसलेशनल वाले मोशंस को माइनस कर लिया, तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद आपके पास बचेंगे जो मोशंस, वो बचेंगे रोटेशनल और वाइब्रेशनल। रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोड कितने हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसी लीनियर मॉलिक्यूल की, तो हम यहाँ पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, तो रोटेशनल को हम हटा देंगे। तो रोटेशनल को कैसे हटाते हैं, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अगर जैसे यही मॉलिक्यूल है, लीनियर है, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, तो ये एक टाइम पर जो मोशन करता है 2 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मोशन कर सकता है, या तो xy प्लेन पर, या yz प्लेन पर, या zx प्लेन पर। ये बात समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आती है तो भी अच्छी बात है। आप सीधे याद रखोगे कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल मोशन 2 होते हैं, तो अब रोटेशनल मोशन 2 होते हैं, तो हम रोटेशनल मोशन को भी यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं, तो 2 रोटेशनल मोशन को माइनस करेंगे, तो जो बचेंगे वो बचेंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जो कि आ जाएंगे 3n-5। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 3n-5। तो अब अगर हम यहाँ पर से इसी के लिए केस 1 करके बता देते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और यहाँ से बात कर लेते हैं केस 2 करके फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल मोड्स होते हैं वो होते हैं 3। जैसे लीनियर वालों के रोटेशनल मोड्स जो होते हैं वो होते हैं, रोटेशनल मोड्स होते हैं 2, लेकिन नॉन लीनियर के लिए होते हैं 3, क्योंकि वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मूव करता है। तो हमारे पास जो वाइब्रेशन मोड जो था 3n-3, ट्रांसलेशनल को हटाया, अब यहाँ पे से हम रोटेशनल को भी माइनस कर लेंगे नॉन लीनियर के लिए। तो नॉन लीनियर के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3n-6। तो सिंपल सी बात है कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अब आपको एक सीधी लाइन में याद रख सकते हो कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, 3n-5 होता है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 3n-6 होता है। तो ये किस तरीके से निकालते हैं, होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब अगर मैं यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल में बात करें तो वाइब्रेशन मोड है, तो वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, बेंडिंग भी हो सकती है। तो स्ट्रेचिंग के लिए आपके पास बॉन्ड मैटर करते हैं, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में n एटम है तो उसमें n-1 बॉन्ड होंगे। देख लो आप, जैसे H2O के मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं तो बॉन्ड उसमें 2 ही होते हैं। NH3 है तो NH3 में आपके पास एटम कितने, 1 2 3 4, तो बॉन्ड हमारे पास 1 2 3 होते हैं, तो उससे एक कम बॉन्ड होता है। जितने बॉन्ड होते हैं वही उतनी ही स्ट्रेचिंग होती है, उतनी ही n-1 से स्ट्रेचिंग देते हैं। n-1 वाले फॉर्मूले से हम हमेशा स्ट्रेचिंग मोड्स ऑफ निकाल सकते हैं, जहाँ पे n आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स है। तो अगर मैं इस लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, मुझे स्ट्रेचिंग तो पता है n-1 है, तो बेंडिंग कैलकुलेट करेंगे, तो बेंडिंग वाला मोड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ये टोटल वाइब्रेशन मोड है, इसमें से मैं स्ट्रेचिंग वालों को माइनस कर रहा हूँ, तो स्ट्रेचिंग वालों को माइनस करेंगे तो n-1, तो ये आएगा आपके पास 3n-4। तो बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला ये, स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला ये लीनियर के लिए। नॉन लीनियर की बात करें तो स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला यही रहेगा, बेंडिंग मोड्स निकालने हैं तो आप स्ट्रेचिंग बेंडिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3n-6 था नॉन लीनियर के लिए, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ये था। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में से आपने स्ट्रेचिंग वालों को माइनस कर लिया तो 3n-5 बनेगा, जो कि बेंडिंग मोड निकालने का फॉर्मूला है।
तो आपके पास 4 फॉर्मूले हो गए। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला 3n-1, स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला n-1 और बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला 3n-4। जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए इस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने का फॉर्मूला 3n-6, स्ट्रेचिंग निकालने का फॉर्मूला n-1 और बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला 3n-5 हो जाता है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।